नमस्कार दोस्तों, जय जौहर। पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि किस तरह सरदार बिजनिया पहले तो अकेले ही मेजर इवांस और उनकी सेना के सामने डटकर खड़े हो गए थे और साथ देने के लिए दोलिया भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों ने निश्चय किया कि वो मेजर इवांस को आगे नहीं जाने देंगे। उनकी आंखों में भय का तिनका भी नहीं दिख रहा था। इधर मेजर इवांस भी अपनी हट पर टिका हुआ था कि वो इन दोनों को मारकर न केवल अपने लोगों के मरने का बदला लेगा बल्कि वो वहीं रुकेगा। अगर वो भीलवन जाकर टंटे भील को पकड़ने में नाकामयाब हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नहालदारी गांव को उजाड़ देगा और उनके बीवी बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाएगा। कहानी अब आगे। मेजर इवांस के सब्र का बांध टूट चुका था। उसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि ब्रिटिशों के इस गुलाम हिंदुस्तान में, जहां के राजे रजवाड़े और निजाम भी ब्रिटिशों के तलवे चाटते थे, वहीं एक भील सरदार उसकी सेना के बीच खड़े होकर उसी की उपेक्षा करे और उसको चुनौती दे। इसीलिए वो उनकी बात को काटने और सेना के बीच अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कहता है, What do you think? You broke an Enga tribe, man. Please stop us. अच्छी चाल थी तुम्हारी, लेकिन तुमने हमसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारे आधे लोग घाट के उस पार आग के कारण फंस गए हैं और बाकी अपनी जान बचाकर उंदरी नदी के पार नहालदारी गांव में भाग गए हैं। लेकिन मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और जिस रास्ते से तुम्हारे बाकी लोग गए हैं उस रास्ते से मैं उस गांव तक जाऊंगा और वहां भी मैं तुम्हारे बाकी बचे सभी साथियों को मार दूंगा। तभी मेरे अंदर का बदला शांत होगा। तुम क्या सोचते हो इस वक्त तुम्हें कोई बचाने आ सकता है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तभी दोलिया आगे बढ़कर कहते हैं, मेजर, अगर अपने आप को इतना ही बड़ा मर्द समझता है तो दो लोगों के लिए इतनी बड़ी सेना क्यों? इतना ही मर्द बनने का शौक है तो भेज किसी को भी अपनी सेना में से। इस पर इवांस हंसते हुए कहता है, तुम खुद छिपकर वार करने वाले लोग मुझे नीति और धर्म की बातें मत समझाओ। अपनी मौत को सामने देखकर तुम्हें अपनी नीति और धर्म की बातें याद आ रही है। ऐसा कहकर इवांस जोर से चीखता है, पकड़ लो इन लोगों को और मार दो, अलग कर दो इनके सर को धड़ से। मेजर इवांस कैसे कहते ही मानो उसके सैनिक अपने ही मेजर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे और मेजर का इशारा मिलते ही उनमें से 4 सैनिक राइफल्स लेकर दोलिया और सरदार बिजनिया पर हमला कर देते हैं। परंतु उतनी ही तेजी के साथ सरदार बिजनिया और दोलिया उनके उस वार से बचने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो सैनिक बिल्कुल उन दोनों के नजदीक पहुंच ही चुके थे, लेकिन अभी वो दोनों संभल भी नहीं पाए थे कि तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ एक सैनिक की खोपड़ी को छलनी करते हुए पार हो जाता है। अगले ही पल 3 तीर सरदार बिजनिया और दोलिया के कान के पास से होकर तेजी से गुजरते हैं और पीछे से आए वो तीर उन सैनिकों को मार गिराते हैं। ये देखकर सरदार बिजनिया, दोलिया और मेजर इवांस सभी चौंक जाते हैं। वो सभी पीछे पलटकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि सरदार बिजनिया के साथी अभी वहां से गए नहीं थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर उनकी जान बचाने के लिए रुके हुए थे। वो सब उंदरी नदी के उस तरफ खड़े होकर अपने होठों पर हाथ रखकर जोर जोर से एक जंगली आवाज निकाल रहे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि वो अपने आदिवासी अंदाज में अपने सरदार बिजनिया और दोलिया का उत्साह बढ़ा रहे थे और उन्हें यह एहसास दिला रहे थे कि सरदार, आप अकेले नहीं हैं। यदि आप अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचाने के बारे में सोच सकते हैं तो हम भी आखिरी दम तक आपके साथ हैं। ये देखकर सरदार बिजनिया और दोलिया बहुत खुश होते हैं
मानो उनके शरीर में नया जोश भर आया हो, और इसी जोश के साथ वे लोग अपने सांफों पर बंधी गोफन निकालकर इवांस की सेना पर टूट पड़े। सरदार कभी गोफन चलाते तो कभी खंजर लहराते हुए पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनकी पीठ से पीठ लगाकर दोलिया भी अपने दोनों हाथ में तलवार लिए दुश्मन के सर उखाड़ रहा था। उनकी तलवार की धार में जैसे बिजली उतर चुकी हो, और उसकी नोक को छूने मात्र से ही दुश्मन की तलवारों से चिंगारियां निकल रही थी। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद अब उन शेरों के भी पसीने छूटने लग गए थे। उनकी ताकत कम होती जा रही थी। जैसे जब गिद्धों की संख्या ज्यादा हो, एक समय ऐसा भी आता है कि शेर को भी उनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही अब उनके पास लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। उनके काले जंगली बदन पर पसीना ऐसे टपक रहा था मानो वो अभी नदी से निकलकर बाहर आए हो। तभी दोलिया, जो बहुत थके हुए लग रहे थे, जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर सरदार बिजनिया ने एक और दांव खेल दिया और तुरंत ही उंद्री नदी के दूसरी तरफ खड़े अपने लोगों को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वो अपने तीरों की इतनी जोरदार बौछार कर देते हैं। ये बौछार इतनी जबरदस्त थी कि मेजर इवांस की आर्मी इससे डरकर छितर-बितर हो गई। इस तरीके से सरदार बिजनिया के उस गिरोह ने इवांस को भीलवन जाने से रोक लिया। इवांस के पास अपनी हारी हुई सेना और झुके हुए सर के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मेजर इवांस इस जिल्लत को लेकर खिसियाता हुआ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और इसी के साथ हरबंसपुरा के मालगुजार जेसु पटेल टंटिया मामा को यह पूरी घटना बता देते हैं। अब तक घटना को बताते बताते दूसरे दिन की शाम का समय हो जाता है। इसी के साथ हरबंसपुरा में बैठे जेसु पटेल, जो कि इस गांव के मालगुजार हैं, वे टंटिया मामा को यह पूरी घटना बता देते हैं। इस पर टंटिया मामा बोले, लेकिन बिजनिया ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मामा की ये बात सुनकर जेसु पटेल बोले, योद्धाओं की यही पहचान होती है मामा, वो किसी को दिखाने के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। इतना सुनते ही टंटिया मामा अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और अपने एक साथी से कहते हैं, रेंग्या, सुंदरेल जाने की तैयारी करो। मामा की बात सुनकर रेंग्या उसी वक्त तैयारियां शुरू करते हुए अपने एक मुखबिर को कहते हैं, सुनो, सुंदरेल के पटेल को संदेशा भेजो, कहना मामा पधारने वाले हैं, आदमी तैयार रखे। आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया पर नजर पैनी कर देना। उनसे कहना मामा के साथ 20 आदमी और आने वाले हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हमारी तरफ से तो होंगे ही, उधर से भी वो देख लें। टंटिया मामा हरबंसपुरा में जेसु पटेल से विदा लेने की तैयारियां कर चुके थे। जेसु पटेल ने उन्हें कुछ पैसे दिए और संभल कर जाने की बात कही। टंटिया भील ने अपनी P53 इनफील्ड राइफल उठाई और कहा, रेंग्या, सुंदरेल चलो, बिजनिया से मिलना है, लेकिन उससे पहले केलवा खुर्द होते हुए जाना है, नबी बख्श मिस्त्री के पास। क्या टंटिया सुंदरेल गांव पहुंच पाएंगे या फिर रास्ते में आएगी कोई रुकावट? आखिर कौन है ये नबी बख्श मिस्त्री जिससे मिलने के लिए मामा ने केलवा खुर्द जाने की बात कही? अब क्या करेंगे आगे टंटिया मामा? इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो यार, और पास वाली बेल आइकन को भी दबा देना।